अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लाए हैं एडिक्ट नावल की एपिसोड नंबर 12। आप ये वीडियो देख रहे हैं नॉवलिस्टिक यूट्यूब चैनल पर। बराए मेहरबानी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब क्या है? शामिर ने करीब होते ही इसे खींचते हुए खुद से लगाया। जब एजल ने सवाल किया, क्या वो जानबूझकर मासूम बना? मैंने कहा था आपसे कि मुझे नहीं जाना। फिर ये ड्रेस किस लिए? वो सामने हैंग हुए एक से एक महंगे ड्रेस की तरफ इशारा करते पूछने लगी, जिस पर मुकाबिल की नीली आंखों में शौकी भरी थी। तुम मुझसे बिना पूछे अपनी मॉम से मिलने गई थी, तो अब तुम मेरे साथ पार्टी पर जा रही हो। एंड इट्स फाइनल। इसने झुकते होंठ एजल के गुलाबी रुखसार पर रखे जब दरवाज़ा एकदम से खुला। और सॉरी, लगता है गलत वक्त पर आ गए। जब आप अब इन दोनों को इतना करीब देख बेसाख्ता माजरत करते रूम से जाने लगी। एजल झट से शामिर से अलग होती खड़ी हुई थी। डोंट से सॉरी रूबी, आओ, कोई काम था? शामिर का लहजा बेहद नरम था। एजल ने गुस्से से रबाब को घूरा। दरअसल मैं कहने आई थी कि क्यों ना हम आज रात पार्टी पर सेम ड्रेस पहने, क्योंकि वहाँ सब कपल्स में होंगे। वो जानबूझकर शामिर के करीब हुई, उसके बाजू को थामे लाड से बोली। एजल ने दांत पीस से अपने गुस्से पर जब्त किया था। हाँ ज़रूर, मगर अब एजल जा रही है तो क्या हुआ मीर? वो कुछ भी पहन लेगी। तुम जानते हो हम एक जैसी ड्रेसिंग करते हैं, तो आज फिर सही। वो एक अदा से इसके सीने पर अपना नाजुक हाथ रखते लाड से बोली, आप पहले करती होंगी, मगर अब मैं इनकी बीवी हूँ। मैं और शामिर सेम ड्रेसिंग करेंगे। आप किसी और को साथ ले जाएं। एजल तेज़ी से आगे बढ़ी, इसका हाथ शामिर से झटकते गुस्से से बोली थी। रबाब और शामिर हैरत से एजल को देखते रह गए। जवाब गुस्से से रबाब को ही घूर रही थी। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, बेहतर होगा अपनी लिमिट में रहो। बेइज्जती के सबब अपने गुस्से से सुर्ख चेहरे से एजल को घूरती रबाब काफ़ी बदतमीज़ी से बोली थी। मेरी हद ये है कि मैं इस घर के इकलौते बेटे की इकलौती बीवी हूँ, और मिस रबाब, आप मुझे मेरी हद ना ही बताएं तो अच्छा ही है। इससे गजाली आंखें फैलाए बेहद गुस्से से कहा। रबाब और शामिर शौक सी कैफियत में इसे देखते रह गए, जबकि रबाब तो इसकी कैंची की तरह चलती ज़ुबान से हाइफ होते पैर पटकते रूम से निकली थी। मैं तैयार हो जाती हूँ, आप भी रेडी हो जाएं। एजल शामिर की शौक हालत को इग्नोर करते जल्दी से अपना और उसका एक मैचिंग ड्रेस सेलेक्ट करते इसका सूट थामे शामिर के पास आई। इसके हाथ में ड्रेस देते वो जल्दी से कहे अब अपना ड्रेस उठाए ड्रेसिंग में चली गई। हाँ, तुम कहाँ हो? सब रेडी हैं, शामिर अभी आएगा पार्टी में, बस तुम ख्याल रखना कि किसी तरह वो एजल से दूर हो जाए। मगर ये सब मैं कैसे देखूँगा? तुम ही हो शामिर को उलझा सकती हो। कैथियो ने जल्दी से जवाब दिया। सब कुछ इनके प्लान के हिसाब से था, और अब एजल अगर पार्टी में जाती तो इनका काम आसानी से हो जाता। इसे मैं उलझाऊंगा कैथियो, मगर ख्याल रहे तुम्हारा असल चेहरा किसी के सामने ना आना पाए। तुम खुद एजल के सामने मत जाना, लड़के हायर कर दो 2-3 जो इन्हीं वो अकेली होगी और इसे टेनिस करेंगे, जिससे वो डिस्टर्ब होकर पार्टी छोड़कर भाग जाएगी। बस तुम इसे वहीं से किडनैप करोगे। रबाब सिगरेट का कश लगाते इसे समझाया। ओके डन, मैं अभी इंतज़ाम करता हूँ। आज रात की पार्टी का इंतज़ार रहेगा। इसने परसोच अंदाज में कहते जल्दी से कॉल काटी। शामिर चले। वो गाड़ी के पास खड़ा एजल का वेट कर रहा था, जब अचानक से रबाब उज्जत में अपने डाई किए बालों को सेट करते बाहर आई थी। शामिर ने मोबाइल स्क्रीन से निगाहें उठाई, इसे सरता पैर भागोर देखा था, जो इस वक्त राइट ब्लू कलर की टाइट मैक्सी में स्लीवलेस बाजू, खुले बालों और खूबसूरती से मेकअप से सजे सीन चेहरे के साथ इसके सामने खड़ी इसे मसाइज कर रही थी।
शामिर की नीली आंखों में साइश उभरी। वो बेसाख्ता ही आगे बढ़ा था, मगर एकदम से हील्स की आवाज़ पर वो ठटका चौंकते हुए पीछे मुड़ कर देखा तो इसकी निगाह एक पल को ठहर गई थी। ब्लैक रंग की साड़ी में धमकता गैर मामूली हुस्न रखने वाला नाजुक सा वजूद कई लम्हों तक शामिर को सुन कर गया। वो हैरत व बेयकीनी से इसे देख रहा था। धड़कने गैर मामूली हद तक तेज़ हुई थी। शामिर ने बेचैनी से अपना होंठ दांतों तले कुचला जब वो कातिल सीना एक अदा से चलती रबाब को नज़रअंदाज के शामिर के पास आई थी। ब्लैक कलर के हिजाब में वो सुर्ख सफ़ेद हसीन चेहरा किसी महकते गुलाब के मानंद लग रहा खिल रहा था। हसीन गुजाली आंखों में आज पहली बार काजल देख रहा था। शामिर का यूं पागलों की तरह एजल को देखना रबाब की आंखों में मिर्ची सी भर गई थी। वो दांत पीसती, पैर पटकती गाड़ी की फ्रंट सीट का डोर खोल अंदर बैठी थी। चलें, एजल ने गला घंघाते शामिर बेग को होश की दुनिया में लाया, जो बैग की निगाहों से इस हुस्न परी को देख निहार रहा था। शामिर ने गहरा सांस फिजा में बिखरी इस मदहोशकिन खुशबू में भरा और फिर आईब्रो झुकाए सर को हाँ में हिलाया। एक्सक्यूज़ मी, ये मेरी सीट है, आप पीछे बैठ जाएं। फ्रंट सीट का डोर खोलते एजल एक अदाज से रबाब को देखकर बोले। रबाब ने हैरत से आंखें फैलाई शामिर को देखा, जो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। शामिर ने चौंकते एजल और फिर खुद को देख के रबाब को देखा और इसे नज़रों ही नज़रों में रिलैक्स रहने का बोलते वो गाड़ी स्टार्ट करने लगा। जब रबाब गुस्से से लाल पीली होती गाड़ी से उतरी थी, थैंक यू, इसे निकलते देखते एजल मुस्कुराते हुए अंदर बैठते बोली। हालात जितना सोचा था इससे भी कहीं ज़्यादा गमगीन हो चुके थे। सारे रास्ते शामिर खामोशी से ड्राइव करता रहा। जब रबाब का बस नहीं था कि वो अभी एजल को शूट कर देती। अपनी इस जैलसी से वो खुद भी काफ़ी हैरान थी, मगर एजल का शामिर के करीब होना इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तुम दोनों अंदर चलो, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। वो गाड़ी होटल के बाहर पार्किंग एरिया में रोकते बड़े तो हमें मजाजी गोया हुआ। जब रबाब गुस्से का इजहार करते बिना सुने ही बाहर निकली एजल। जानम, तुम भी? रबाब की आंखों से ओझल होती पुष्ट को देख वो एजल की तरफ झुका, नरमी से इसकी थोड़ी को अपनी उंगलियों के पोरों से छूते मखूर लहजे में कहा, क्यों? मेरे सामने कॉल करने में आपको प्रॉब्लम है? उसका हाथ पीछे करती वो आंखें छोटी किए बोली, उफ, ये अदाएं यार, बस जुबान उधार दे आती, आज के लिए तो कमाल हो जाना था। वो जले दिल से अपने हाथ को अफसोस से भरी निगाहों से देखता बोला, बातें मत बनाया करो, मैं कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। एजल जान चुकी थी कि इसका मकसद, जब भी वो फ़ौरन इसे उसकी उम्मीद पर पानी फेरा। आह, चलो यार, मैं फिर बात कर लूँगा। वो हाथ उठाए सरेंडर के साथ अंदाज में बोला और गाड़ी से बाहर निकल आया और फिर एजल का हाथ थामे वो होटल के मेन एरिया के जाने बढ़ा जहाँ इसने पार्टी अरेंज की थी। हाय मीर, थैंक गॉड तू आया। रोहान, जो इसे देखते ही बाहर निकला था, अब सामने से आते मीर और एजल को देखते चकता शामिर के सीने से आ लगा। ओ आहे भाभी, ओ हाय भाभी। वो गले मिलता पीछे हुआ तो खुशी इखलाकी से एजल को हाय विश किया, मगर शामिर के गुस्से से फूले चेहरे को देख के इसने दोबारा से अपने अल्फाज पर गौर किया। ओ सॉरी, हाय भाभी जी। रोहान ने दिमाग का जोर डाला तो इसे याद आया वो भाभी के साथ जी लगाना भूल गया था, जब भी फ़ौरन से जी भी लगाया। चले, इसके नाजुक कंधे पर अपना भारी हाथ रखते शामिर ने ज़रा रौबदार लहजे में कहा, जब वो शरीक मासूम सा मुँह बनाते रह गया। एजल, इनसे ये मिलवाया है मेरी फ्रेंड्स शामिर बेग। जैसे ही इंटर हुआ, लड़कियों का झुरमर साथ जो शहद पर बैठी मक्खियों की तरह इसकी तरफ लपका। शामिर ने बड़े दिल से लबों पर गहरी मुस्कान सजाए अपनी एक अदद बीवी का अपनी लातादाद गर्लफ्रेंड से तारुफ कराया। एजल ने गुस्से से इसका हसीन शख्स और फिर एक खुद निगार इसकी भूरी हल्की ब्रेड में जगमगाते इन पागल करते डिम्पल्स पर डाली। सिर्फ फ्रेंड्स, एजल ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुराती एक चेहरा ज़बर कर रही थी। शामिर ने गोंडी से परेशानी को मसला नहीं, मेरा मतलब अब फ्रेंड्स हैं, पहले गर्लफ्रेंड्स थी। वो जानबूझकर इसे सार में लेते गंभीर मगर मध्यम लहजे में इसके कान में घुसते गोया था।
एजल अपने कान का उसकी दबती गर्म सांसें महसूस करती थी, जान से लरजती थी। जहाँ वो बेबाक सा शक्ति से जानबूझकर तंग कर रहा था, वहीं एकदम से ज़ोरदार कोटिंग में शामिर को सराहाया गया। वैसे तुम्हारी वाइफ तो मेरी सोच से भी ज़्यादा हसीन है मीर, मान गए तुम्हारी पसंद को। ये फियोना थी जो अब्रॉड से पाकिस्तान अपनी डिग्री मुकम्मल करने को आई थी। शामिर के साथ इसका काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा था, मगर ये भी सच था कि इसने बाकी की लड़कियों की तरह शामिर को तंग नहीं किया था, बल्कि वो कुछ माह तक खुद इस रिलेशन से उकता गई थी। जब भी दोनों की आपसी रजामंदी से ब्रेकअप हुआ, ये बात शामिर के फ्रेंड सर्कल में काफ़ी मशहूर हो चुकी थी। थैंक्स फियोना, तुम जानती हो मेरी निगाहें हसीन शाह पर कैसे अटकती हैं। इसने आंख विंक किए एक खूबसूरत से मुस्कुराहट उछालते कहा था। वहीं खमासा और हरून और रोहान के साथ इसके बाकी के दोस्त भी इसके बात पर कहका लगाते हंसते थे। पार्टी कुछ देर पहले स्टार्ट हुई थी, जैसे चार चांद शामिर की आमद ने लगाए थे। क्या हम तुम्हारी वाइफ को ले जाएं कुछ देर तक, इफ़ यू डोंट माइंड? फियोना ने आजाना से लहजे में कहा। एजल को वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। वजह इसका बोल्ड ड्रेसिंग सेंस था, मगर इसके कुछ कहने से पहले शामिर हामी भर चुका था। ले जाओ, मगर ख्याल रहे इसमें जान बसती है शामिर बेग की। शामिर की निगाहें एजल पर टिकी थी। इन बोलती निगाहों का कुछ अनकहना पैगाम एजल समझ ना पाई। शायद वो कुछ कहना चाह रहा था, मगर सिर्फ आंखों से वो उलझा हुआ सा शख्स इसकी पुरस्रार सहर अंगेज़ निगाहें हर बार की तरह एजल जावेद अख्तर को तजस्सुस व हैरत में डाल गई थी। वो बेचैनी से मुड़ती इस खूबरू मर्द की चौड़ी पुष्ट को देखती रह गई। एजल कुछ लोग ही फियोना के साथ बैठे। इसे काफ़ी वक्त हो चुका था, मगर फियोना इससे बोर नहीं होने दिया था। इसका इंग्लिश लब व लहजे में उर्दू बोलना और कुछ अल्फाज गलत बोलना काफ़ी अच्छा लग रहा था एजल को। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो मुस्कुराते हुए इनकार कर गई। तो आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी शामिर से? एजल ने तजस्सुस से पूछा। जब इसकी बात सुनने ही फियोना खिलखिला उठी। ओ कम ऑन डार्लिंग, वो हंसती चली गई। एजल को इसका यूं पागलों की तरह हंसना अजीब लगा था। मेरी इससे मुलाकात सिर्फ चंद बार ही हुई है, वो भी तब जब इसे कोई ज़रूरत या काम होता था। इसने कहते साथ ही सुर्ख लिपस्टिक से सजे होंठों से ग्लास लगाए एजल चौंकी। कैसा काम? वो उलझन से पूछने लगी। कुछ खास काम है, बता नहीं सकती स्वीटी, फियोना ने सरगोशी नम्मा आवाज़ में कहा था। एजल ने गर्दन मोड़े शामिर को देखा तो आंखें एक पल को बेयकीनी से फैली। ब्लैक डिनर सूट में मलबूस वो शाहाना मर्द काफ़ी महारत से रबाब के साथ स्टेज पर डांस करने में मगन था। एजल का दिमाग सुन सा हो गया था, आंखों में नमी सी तैरने लगी। शामिर का हर स्टेप किसी माहिर डांसर की तरह था। वो रबाब किसी कांच की गुड़िया के मानिंद इसकी बाहों में झूल रही थी। म्यूज़िक की बीट पर इनके हर एक स्टेप के साथ शामिर और रबाब के नाम का नारा बुलंद हुआ था। एजल को अपना आप अनफिट सा महसूस हुआ। वो आंखों में आई नमी को छुपाने की कोशिश करते तेज़ी से वहाँ से निकली। कौन है? वो वॉशरूम में बंद अपने चेहरे पर मास्क सेट कर रहा था जब एकदम से वॉशरूम का दरवाज़ा नाक हुआ। कैथ्यू ने गुस्से से पूछा। इसे जल्दी से निकलना था। वक्त बेहद कम था, ऊपर से रबाब ने सिग्नल दे दिया था। वो धाड़ा और तेज़ी से कहते दरवाज़ा खोला। तुम? कैथ्यू के मुंह से हैरत से अल्फाज निकले। नहीं, तेरा बाप, मुकाबले से सर्द लहजे में कहते दरवाज़ा धाड़ से बंद किया। कैथ्यू ने तेज़ी से इस पर हमला करना चाहा, मगर मुकाबिल ने फुर्ती गलाबाजी खाते इसकी गर्दन को टांगों में दबोच लिया। गो टू हेल, फर्श पर कपकपाते कैथ्यू की वजूद को देखते मुकाबिल ने टांगों का दबाव उसकी गर्दन पर बढ़ाया और अगले ही लम्हे किसी माहिर फाइटर की तरह इसकी गर्दन को झटके से तोड़ा। कड़क की ज़ोरदार आवाज़ के साथ कैथ्यू की आंखों की पुतलियाँ बाहर को उबल पड़ी। मुकाबिल ने तासुब से सर
को नफ़ी में झटका और फिर एकदम से खड़ा हुआ। हम वॉशरूम में हैं, इसकी लाश उठाओ। इसे सर्द बर्फीला लहजा था जिसे सुनते ही मोबाइल कॉल की दूसरी जानब मौजूद वजूद ठठर सा गया था, जबकि वो अपनी बात कहता एक नागवार निगाह कैथियों के मर्दा वजूद पर डाले लम्हों में गायब हो गया। हाय बेबी, यू आर सो हॉट। एजल दलिल बर्दाश्त होते होटल से निकल आई। गाड़ी में जाने का इरादा तर्क करते वो पिछले एरिया में मौजूद स्मोकिंग पूल की तरफ गई। वहाँ बैठते वो बेआवाज़ रो रही थी जब अपने आसपास से इसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। एजल का सांस खुश्क हुआ। वो तेज़ी से उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि वो वहाँ से निकलती, 4 लड़कों के टोले ने इसे आगे पीछे से घेर लिया। पीछे हटे, मुझे जाना है। इसका चेहरा खौफ से जद पड़ रहा था, मगर अपने खौफ पर काबू पाने की सा करते वो एकदम से मजबूत लहजे में बोली, अरे अकेली कहाँ जाओगी? हम है ना, आराम से छोड़ आएंगे। हाँ। इनमें से एक एजल के हिजाब को जूता बेबाकी से बोला तो बाकी चारों ने बुलंद आवाज़ में कहका लगाया। इनमें से एक एजल के हिजाब को छूता बेबाकी से बोला तो बाकी चारों ने बुलंद आवाज़ में कहका लगाया। देखो मेरे शोहर, यार छोड़ो शोहर को, आज तुम्हें हम ऐसी कंपनी देंगे कि शोहर को भूल जाओगी तुम। हाँ हाँ हाँ, वो काफ़ी बेबाकी से कह के लगाते अपने कदम एजल की तरफ बढ़ा रहे थे, जबकि वो खौफजदा सी होती पीछे तो कदम उठाते दिल में शामिर को पुकार रही थी। इन लड़कों को गंदी निगाहें इसी वजूद के आर पार होती महसूस हुई थी। इससे पहले कि इनमें कोई इसे दोबारा छूता, वो तेज़ी से भागने के अंदाज में पलटी, जब एकदम से वो पीछे मौजूद स्मोकिंग पूल में मुंह के बल गिर पड़ी। वो लड़के एजल के अचानक इन्हें भड़बड़ा उठे। इधर शामिर बेग, जो एजल के पीछे ही बाहर निकला था, होटल की पिछली साइड बने पूल में कुछ गिरने की आवाज़ पर इसे ज़ोरदार आवाज़ में पुकारता इसी तरफ आया। जब वो लड़के अपनी तरफ किसी को आता देख और शामिर की आवाज़ सुनते फिरती दूसरी साइड से भागे। एजल शामिर वहाँ पहुँचा तो पानी में डूबी एजल को देख इसका सांस रुक गया था। वो बिना सोचे समझे इसके पीछे पानी में कूदा। एजल, ओपन योर आइज़। शामिर इसे पानी से बाहर लाए। यूं ही घुटनों के बल फर्श पर बैठे पागलों की तरह इसका सफ़ेद बड़ा चेहरा थपकने लगा, जो होश आवाज़ से बगाना थी। एजल शामिर ने बेकरारी से इसके चेहरे पर आते बालों को साइड किया और फिर तेज़ी से इसे अपने बाहों में भरते वो गाड़ी की जानिब बढ़ा। रबाब बाहर निकली तो सामने का मंजर देखे इसने गुस्से से चपड़े बेंच लिए। अभी तक तो कैथियों को इस लड़की को किडनैप कर लेना चाहिए था, मगर वो है कहाँ? वो बेचैनी से माथा मसलते मोबाइल फ़ोन पर कैथियों को कॉल करने लगी। हाँ रिचर्ड, कहाँ मर गए तुम सब और कैथियों कहाँ हैं? मैम वो क्या? बोलो। मैं भी कुछ। रबाब गुस्से की ज़्यादती से चीख पड़ी, जबकि रिचर्ड ने सामने पड़ी कैथियों की खून आलूदा शर्ट को देखा। सर गायब है मैम, इनकी शर्ट जो इन्होंने पहनी हुई थी वो मुझे वॉशरूम में खून से भरी पड़ी मिली है। रिचर्ड की बात पर बाप को हैरत का झटका लगा। आंखें हदर्जा फैली, वो बेयकीनी से सर को नफ़ी में हिलाने लगी। इसने सांस भरते आंखों से ओझल होती शामिर बेग की गाड़ी को देखा और फिर जैसे इसका दिमाग माफ हो चुका था, वो इसे लिए सीधा पैलेस लौटा। तमीना बेगम ने चाय पीते एक काटदार नज़र इस लड़की पर डाली। अपने बेटे के चेहरे इसके ये फिक्र देखकर वो गुस्से से दांत पीसती सर नफ़रत से झटक गई। एजल शामिर ने बेहद नरमी से इसे बेड पर डाला और फिर इसका चेहरा थपकने लगा। एजल के नीले पड़ते होंठों को देखकर शामिर इसे उठाए सीने से लगाया और फिर इसकी पुष्ट को रब किया। एजल के मुंह से पानी हल्की सी आवाज़ के साथ पानी बाहर को निकला, जिस पर वो खांस से होश में लौटी। शामिर की जान में जान आई थी। इसने तेज़ी से इसे बेड पर डाला और फ़ौरन से
टावल उठाए वो बेहद नरमी से उसके बालों को खुश करने लगा। एजल यकटक इसे देख रही थी। आहिस्ता इससे जहन में बेदार हुआ तो इससे पानी में गिरना याद आया। ठीक हो तुम? गंभीर बेकरार लहजे से पूछे गए सवाल के बाद वो मुकाबिल का धक्का लम्स पेशानी पर महसूस करते आंखें मूंद गई। बाहर क्यों निकली थी तुम? अगर कुछ हो जाता तो? इसका लहजा बेकरारी से मोए थे। एजल को चढ़सी हुई इन नीली आंखों में बेचैनी देखो। वो पहलू बदलने लगी मगर कमर में लिपटे इसके हाथ इसकी कोशिश रद्द कर दी। तुम खुश थे अपने मंगेतर के साथ तो मैं वहाँ क्या करती? एजल ने सद लहजे में कहा। एक बार फिर से वही मंजर इसकी आंखों के सामने लहराया। यार सब ने जिद की थी डांस करो, भी अच्छा डांस करती है, बस इसीलिए मुझे मजबूर करना पड़ा। शामी ने मुस्कुराते हुए इसके सुर कंगारा हुए रुखसारों को उंगली के पोरों से सहलाते कहा। एजल का जालिस होना इसे बहुत बार रहा था, तो अब भी चले जाओ इसके पास। एजल तड़कती उठने लगी जबकि शामी ने इसकी कोशिश नाकाम बनाई। पीछे हटो, मुझे चेंज करना है। वो निगाहें चुराती फिर फुल नाराज़गी दिखा रही थी जबकि मुकाबले बिना सोने अपनी मनमानियों पर उतर आ रहा। एजल को हर कोशिश की नाकाम करते हुए इसे खुद में समेटते चला गया। आज आप वापस नहीं गए? किचन समेटने के बाद ज़किया बेगम के डांटने पर रूम में चली आई। यहाँ जहाँ ये साल अभी तक रात वाले हुलिये में बैठा न्यूज़ सुन रहा था। हम आज नहीं जाना। इसने एक निगाह सफीना पर डाले मुख्तसर कहा और फिर निगाहें टीवी पर जमा दी। मगर क्यों नहीं जाना? वो तीसरी इसकी तरफ आते सवाल को हुई। वैसे ही वो फिर से न्यूज़ में मगन हुआ और जब सफीना ने दांत में से रिमोट इसे लेते टीवी बंद कर दी। या सफीना दो इधर न्यूज़ चल रही थी और टीवी बंद होते मचल उठा। फ़ौरन से उठते वो रिमोट लेने की कोशिश करने लगा मगर बिल्कुल भी नहीं दूंगी ये रिमोट। सुबह शाम आपको बस एक ही काम है, ये न्यूज़ सुनना। इसीलिए नहीं जा रहे ना आप काम पर। ये साल के दिए मान ने इसे मगरूर कर दिया था। वो इसे बिना जिसके इसके सामने लड़ती थी और अपनी हर बात इस पर शेयर कर लेना भी सफीना की आदत में शामिल हो चुका था। यार न्यूज़ तो मैं ऑफिस में भी सुन लेता हूँ और छुट्टी में इसलिए करी है क्योंकि आज तुम्हारा चेकअप है, भूल गई? वो मुस्कुराते हुए अपने से 2 कदम के फासले पर खड़ी सफीना के पास हुआ और बेहद नरमी से उसकी पेशानी पर अपना मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा। हाँ मगर नहीं, 1 महीने से मेरी बेटी ने तुम्हें तंग किए रखा है। अब डॉक्टर से मशवरा ही हो जाए। सफीना चौंकी। हैरत से इसे देखा। ये सच था कि ये साल अक्सर जब भी बोलता था वो बेटी ही मांगता था। अब तो इसे यकीन पर सफीना कई बार हैरान हो चुकी थी। अगर बेटा हो गया तो इसे फेंक देंगे? सफीना की तशवीश लाख हुई थी जिस पर वो हंसता चला गया। यार बेटा भी होगा, डोंट वरी, पहले मेरी बेटी को तो आ लेने दो। वो काफ़ी गहरे मगर बेबाक से लहजे में बोला। सफीना का चेहरा एकदम से शर्म से लाल पड़ गया। वो तेज़ी से बहाना बनाया हर बार की तरह रूम से निकल आई। एजल बेटा तबीयत कैसी है आपकी? वो सुबह का नाश्ता खुद से रज़ा बेग के कमरे में लाई थी जब अखबार एक जानिब रखते मोहब्बत से पूछने लगे। एजल ने हल्का सा मुस्कुराते सर को हाँ में हिला दिया। अब ठीक हूँ अंकल। वो इनके पास ही बेड पर एक जानिब बैठ गई। अंकल नहीं, तुम भी शामिर की तरह डैड बोला करो, मुझे खुशी होगी। ओके अंकल। एजल ने लबों पर मुस्कुराहट समेटे हामी भरी थी। फिर अंकल रजाने से जानबूझ के घूरा और लफ्ज़ों पर जोर दिया। ओह सॉरी डैड। एजल ने फ़ौरन से पहले अपना जुमला दुरुस्त किया। हल्की फुल्की बातों के बाद वो किचन से सीधा अपने रूम में आई थी। शामिर ज़रूरी काम का कहते सुबह जल्दी ही निकल गया था। एजल के मोबाइल पर रिंगटोन हुई। वो चौंकी। अननोन नंबर देखकर इसने गाल काट कर दी। इससे पहले कि फ़ोन रखती फ़ोन पर मैसेज टोन बजी। एजल ने मैसेज खोलते तो इसी नंबर से मैसेज था। अगर शामिर बे का असल चेहरा देखना चाहती हो तो जल्दी से इस पते पर आओ, तुम्हारा खैर ख्वाह। तो लाइना का मैसेज था जिसे पढ़ते ही एजल का वजूद साकित सा पड़ गया था। इसने कपकपाते हाथों से फ़ोन को मेज़ पर रखा और फिर बहुत सोचने के बाद वो तेज़ी से चादर खुद पर ओढ़े फ़ोन लिए बाहर निकली। तुम कब छोड़ रहे हो एजल को? मीर वो रबाब के साथ एक रूम में था। रबाब कल रात को नाराज़ होकर होटल चली आई थी जैसे अब शामिर बना रहा था।
यार कुछ दिन बाद मैं इसे छोड़ूंगा, इसकी फ़िक्र मत करो तुम। ये बताओ शादी का क्या प्लान है? शमी ने इसका हाथ थाम लिया। रबाब का चेहरा एक पल को बदला जिसे शमी ने बखूबी नोट किया था। शादी भी कर लेंगे, अभी मुझे किसी काम से वापस जाना है, रबाब ने जल्दी से खुद को कंपोज करते कहा, मगर शमी बेग की शार्प निगाहों ने इसका डर छुप ना सका था।